So students, welcome to our next discourse on how to get maximum out of you. तो लास्ट टाइम पर या लास्ट लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उस लास्ट डिस्कोर्स में मैंने बताया था कि हम किस तरीके से हमारी जो अप्रोच है वो अभी गलत है और उस अप्रोच को हम सही कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने कुछ बातें बताई थी और पहला उसमें मैंने बताया था कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उस कॉन्फिडेंस को मैंने बताया था कि 3 लेवल में डिवाइड कर सकते हैं। मैं फिर से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहा हूँ ताकि दिमाग में चीज़ें कनेक्ट हो जाए। तो मैंने बताया था एक तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अपना खुद का होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा कॉन्फिडेंस हमारी स्टडी में या मेथड ऑफ प्रिपरेशन में या प्रिपेयर्डनेस, हम कितना तैयार हैं एग्ज़ाम को देने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। आप हो सकता है आर्ट कंपटीशन करने जा रहे हो तो उसके लिए कितना तैयार है, हो सकता है कोई क्रिकेट के लिए जा रहा हो तो वो उसके लिए कितना तैयार है, सिंगिंग करने जा रहा है उसके लिए कितना तैयार है, आप कहीं स्पीच देने जा रहे हैं उसके लिए कितना तैयार हैं, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, छोटा सा टेस्ट देने जा रहे हैं या शादी के लिए कई बार मुंह दिखाने जा रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपकी खुद में प्रिपेयर्डनेस कितनी है, उसमें कॉन्फिडेंस होना। और फिर है आखिरी में सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस होना। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें हमको अपने आप को डिवाइड करना पड़ता है एंड वी हैव टू फील कॉन्फिडेंट इन ऑल ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट। तो आई हैड स्टार्टेड विद कॉन्फिडेंस इन सेल्फ और उसमें थोड़ी सी मैंने बात ये भी की थी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होने का मतलब है कि हाई सेल्फ इस्टीम होना हमारी ज़रूरी है। अपने विषय में हमें अच्छा और अच्छी बातें ही सोचना ज़रूरी है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने बातें की थी। तो इस दौरान बीच में मुझे कुछ बच्चों के प्रश्न भी आए हैं और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट भी आई है कि सर नींद कैसे पूरी करें, किस समय हमें सोना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए कि दिन में पढ़ना चाहिए, इस विषय में कुछ हमें बताएं, इस पर एक वीडियो बना दें। और क्लास नोट्स कैसे हम प्रिपेयर करें, इस पर भी कुछ प्रश्न बना दें। तो सबसे पहली चीज़ तो कि कुछ बच्चों ने ये प्रश्न पूछा तो बड़ा अच्छा लगा, यानी आप इसको ध्यान से सुन रहे हैं और आप अपनी बातें जो आपके लेवल पे समस्या आ रही हैं उसको भी मुझसे शेयर कर रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको कोई एक व्यक्तिगत समस्या है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर लें ताकि मैं उसका भी एक सही ढंग से निदान प्रस्तुत कर सकूँ। क्योंकि अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ इन जनरल सभी के लिए बता रहा हूँ जो किसी के भी काम में आएंगी, लेकिन अगर किसी को कोई स्पेसिफिक समस्या तो ये अच्छी बात है, इसको आप पूछेंगे तो यदि आवश्यक हुआ तो उसका मैं अलग से 5 मिनट 10 मिनट जितना ज़रूरी होगा उतना वीडियो बना के आपको भेज सकता हूँ, ऑडियो बना सकता हूँ जैसी रिक्वायरमेंट होगी। और यदि मुझे लगा कि वो ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग में यानी बड़े पिक्चर में फ़िट हो सकता है तो उसको बड़े पिक्चर में भी मैं फ़िट कर करके आपको बता दूंगा और इससे बाकी बच्चों का भी लाभ होगा। आपकी समस्या तो दूर होगी, देखिए बाकी लोगों की भी समस्या का इसमें निवारण हो जाएगा। और बड़ी बड़ी डिस्कवरीज जो हुई हैं कभी कभी ऐसे ही हुई हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को किसी एक चीज़ में समस्या थी, उस समस्या से निपटने के लिए उसने कुछ आविष्कार कर डाला और बाद में वो पूरी दुनिया के काम में आने लगा। तो ऐसे ही हो सकता है किसी एक बच्चे के मन में कोई समस्या और वो समस्या इतनी जेन्यून हो कि उसकी वजह से बाकी काम उसके बिगड़ रहे हों। तो ये बड़ा आवश्यक है कि आप अपने प्रश्न पूछते जरूर रहिए। तो जितना संभव हो सकेगा मैं आपकी मदद अवश्य करने की कोशिश करूँगा। फिर आप उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे इस पर डिपेंड करेगा कि उसमें आपके सफलता के प्रतिशत चांसेस कितने होंगे। तो ये जो दोनों प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं मेरी प्लानिंग का हिस्सा रहते ही रहते हैं। तो लेकिन चूंकि स्पेसिफिकली पूछा गया तो इसलिए मैं उस स्पेसिफिकली भी उसको जो है शामिल कर लूँगा। तो एक प्रश्न मेरा था नींद पर आधारित और दूसरा प्रश्न था नोट्स कैसे लें। तो नींद पर आधारित प्रश्नों को मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले पार्ट में अभी खुद ही डिस्कस करूंगा। तो उसी में आप यहाँ देख सकते हैं गुड स्लीप मैंने लिख दिया है, तो गुड स्लीप पर मैं बात करूंगा ही। और कॉन्फिडेंस जो नोट्स लेने की बात है वो मेरी प्रिपेयर्डनेस में आती है, यानी हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को यानी इस प्रश्न को मैं जब इसके लिए लेक्चर रेडी करूँगा तो उसमें आपसे डिस्कशन करूँगा। तो आज हम बात कर रहे हैं केवल और केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस की कि हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है। तो कॉन्फिडेंस में मैंने एक बताया था कि सेल्फ इस्टीम जो है वो हाई होना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ इस्टीम हाई कुछ लोगों में रहती मैंने बताया था, यानी कुछ बच्चे अपने आप में हमेशा पॉजिटिव माइंडेड रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी कभी दुखी भी होते हैं, लेकिन उनके दुख के जो क्षण हैं वो कम होते हैं और उससे बाउंस बैक होने की जो क्षमता होती है वो उनमें अधिक होती है। कुछ बच्चे हमेशा अपने को लेकर के संशय में रहते हैं और इसका कारण भी मैंने बताया था कि ये धीरे धीरे डेवलप होता है।
कि जैसे आपने कोई चीज़ की और उसमें मान लीजिए आप 100% परिणाम नहीं ला पाए, फिर किसी ने उसमें आपको डांट भी दिया, तो आप धीरे धीरे इस तरीके से हताश होते चले जाते हैं। तो वो हमारी एक, ऐसे कहना चाहिए कि निगेटिव लूप हमारे दिमाग में बन जाता है। तो हाई सेल्फ इस्टीम हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, जिनमें है वो मेंटेन कैसे रख सकते हैं। क्योंकि अगर है हमारे पास हाई सेल्फ इस्टीम यानी सेल्फ में कॉन्फिडेंस है, अपने विषय में हम अच्छा सोचते हैं, और ध्यान रखें अच्छा सोचने का मतलब ही नहीं कि अपने विषय में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत एक बारीक सी लाइन है, और यदि उस बारीक सी लाइन का हम डिफ्रेंशिएशन न कर पाए यानी अंतर न पैदा कर पाए तो बड़ी जल्दी, और ख़ासकर बच्चों में ऐसा होता है कि वो कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो जिस प्रकार कॉन्फिडेंस हमारे लिए अच्छी चीज़ है, एक अमृत के समान है, उसी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस वो एक पॉइजन की तरह है, और अंतर दोनों में बहुत कम है। मतलब आप अंतर समझें कि एक बारीक सा अंतर है, लेकिन उस बारीक से अंतर की वजह से इतना विस्तार पूर्वक इतना बड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम उसको कभी जान नहीं पाते कि ये इतनी छोटी सी बात से अंतर पैदा हुआ होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर में अगर हम लोगों ने, आपने क्रोमोसोम्स पेयर पढ़े होंगे, तो मेल और फीमेल में दोनों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अंतर क्या होता है मेल और फीमेल में कि 22 जो पेयर होते हैं वो तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। जो 23वां पेयर होता है 23rd पेयर, उसमें XX की बजाय अगर XY हो गया तो मेल हो जाता है, और XX बना रहा तो फीमेल रहता है। यानी आप देखिए 22 जोड़े एक जैसे, 23वें जोड़े में एक जरा सी चीज़ यानी एक X या एक Y से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि मेल का फीमेल, फीमेल का मेल हो जाता है। तो ज़रा सोचिए कि एक छोटी सी चीज़ कितना बड़ा परिवर्तन लाती है। तो उसी तरीके से कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों के बीच में अंतर की जो डिग्री है वो बहुत कम है, लेकिन अंतर का जो परिणाम है, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इफेक्ट, दैट इज़ क्वाइट लार्ज। तो इसलिए हमें हमेशा अपने आप को विजिल करते रहना पड़ता है, अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन भी करते रहना पड़ता है कि हम कहीं कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं। और इसी तरीके से अंडर कॉन्फिडेंस एक ऐसी खाई की तरह, एक ऐसी ढलान की तरह है कि एक बार हमारा पैर उस पर फिसला तो फिर हम नीचे पहुंचते हैं, उसी जगह पे नहीं रुकते हैं जहां पर हम थे। तो हमें इन दोनों चीज़ों से बचना है। तो कॉन्फिडेंस रहना जो एक तरीके से ये एक ऐसा है जैसे पहाड़ की चोटी जो कि बहुत पतली, वहाँ पे रहने के बराबर है, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि पतली रस्सी पर चलने के बराबर है। ज़रा सा हिले डुले तो आप नीचे जाएंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है, इस पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं, और फिर बाकी चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फिर से बात वही आ जाती है कि कॉन्फिडेंस कौन फील करता है और हम कैसे फील कर सकते हैं, एंड वाई डू वी फील कॉन्फिडेंट। तो बात फिर वहीं पर आती है, जैसा मैंने पहले और हमेशा से कहता रहा हूँ आपसे, कि सारी चीज़ों के मूल में हमारा ये छुपा हुआ है, व्हाट वी फील अबाउट आवर सेल्फ, what we feel about the others, what we feel about the surrounding, what we feel about the circumstances, and how do we react toward the circumstances, what is our stimuli to every external stimulus। ये सारी चीज़ें सब और सब कहाँ से कंट्रोल है, इट्स ऑल इन द हेड। तो फिर से बात आती है कि हेड यानी हमारा माइंड। तो सब कॉन्शियस माइंड जो है ये सारी चीज़ों का ये लेखा जोखा, जैसे मैंने आपको बताया था, रखता है। और कॉन्फिडेंट फील करना ना फील करना ये भी सब कॉन्शियस माइंड का हमारा पार्ट होता है। कॉन्शियस माइंड हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्फिडेंट करा सकता है और नहीं करा सकता है। परमानेंटली जो हमारी एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, जैसे कई बार क्या होता है कि सुनते सुनते हैं, यानी थोड़ी देर के लिए आदमी जो होता है उसकी भाव दशा को, मनोदशा को बदला जा सकता है। जैसे आप मान लीजिए किसी का भाषण सुन रहे हैं, मान लीजिए आप अभी थोड़ी देर के लिए मेरे सुन रहे हैं, और आप परमानेंटली मान लीजिए अंडर कॉन्फिडेंट वाले व्यक्ति हैं, तो थोड़ी देर सुनते सुनते अच्छी बातें सुनते अपना भी जोश आ जाता, करेंगे, और एक दिन 2 दिन या आधा घंटा 1 घंटा भी कई बार होता है, और उसके बाद बात खत्म। भाई ऐसा कई बार देखिए कि आप जैसे भीड़ में जा रहे हैं, कई बार दोस्तों के साथ ऐसा होता है कि हम भीड़ में जा रहे हो, हम बड़े सीधे हैं, हम कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं और हमेशा अच्छी बातें सुनते हैं। हमारे माँ बाप ने भी अच्छी बातें बताई, टीचर अच्छी बातें बता रहे हैं, और इन जनरल भी जब मैं अकेले होता हूँ, अब मैं का मतलब एनीबडी हु इज़ थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, तो वो हो सकता है कभी कोई गलत काम ना करे। लेकिन कभी आपने देखा 4 उपद्रवी दोस्त साथ में हो जाएं
तो किसी दोस्त को सताना हो, परेशान करना हो, लड़ाई झगड़ा हो जाता तो हम भी उसमें पार्टिसिपेशन ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हमको अपना होश नहीं रहता है, हम भी एक पत्थर उठा लेते हैं, मार देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए जो कॉन्शियस माइंड है इसकी भावदशा बदली थी, लेकिन हम सब कॉन्शियसली चूँकि ऐसे नहीं थे तो ये हमारी परमानेंट स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहती है। तो इसी तरह से हर भाव के लिए हमारा एक कॉन्शियस माइंड जो थोड़ी देर के लिए होता है और सब कॉन्शियस माइंड जो हमेशा परमानेंट हमको कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, दया की भावना, मैत्री की भावना, बेनोवेलेंस, ये सारी जो चीज़ें आती हैं हमारे अंदर, वो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली नहीं है तो थोड़ी देर के लिए होगा और फिर परमानेंटली नहीं होगा और वो चीज़ हम भूल जाएंगे। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्फिडेंस है या बाकी चीज़ें भी है, सेल्फ इस्टीम की जो बात कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के लिए अगर आई और यदि हमारी वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट ना बनी तो इसका मतलब हो गया कि फिर वो हमारा सब किया धरा पानी में चला जाएगा और सब बेकार हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मैंने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज़ को पहचानने का तरीका क्या है, रिवीजन। तो अगर हमें अपने दिमाग को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रखना है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड यानी हाई सेल्फ स्टीम में, तो क्या करना है, अपने आप को कॉन्शियसली पहले रिमाइंड कराते रहना है, भले ही हमारी आदत ना हो सकता हम बड़े लो कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति हों, कॉन्स्टेंटली अपने आप को रिवाइज कराए कि नहीं मुझे ये काम करना है, मैं कर सकता हूँ। और ध्यान रखें कि इफ़ यू थिंक यू कैन, यू कैन। अगर आप ये सोचते हैं कि कर सकते हैं तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपने दिमाग को ये बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा। प्रोसेस वही है, द मोर यू रिवाइज द मोर यू गेट वाइज, और उतना ही आप दिमाग को फूल कर लेंगे, बुद्धू बना लेंगे। हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है, मैंने बताया था ना कि ये स्टोर हाउस जैसा है, ये चीज़ों को स्टोर करता रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड जैसे विचार इसके अंदर भेजता है, जैसे इन्फॉर्मेशन देता है, उसके हिसाब से सब कॉन्शियस माइंड अपना एक पैटर्न भी विकसित करता है। तो जैसे मान लीजिए आप हमेशा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड वाले व्यक्ति हैं, यानी बचपन से ऐसा सोचते रहे और होता रहा और आपने चीज़ें भी की और आपसे सफल होते रहे, तो हमारे दिमाग में एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड बन गई। अब मान लीजिए कभी हम निराश भी हुए या सेटबैक हुआ या फेलियरिटी आई या किसी ने डांट दिया, तो हमारा दिमाग क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड है वो दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को भेज रहा है इन्फॉर्मेशन कि भाई देखिए आज मैं लो स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, ये सब बेकार है, मैं तो बेकार हूँ, या किसी और ने कह दिया कि तुम गधे हो। तो अब हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है वो मैच करता है जो पहले से, यानी हमारे पास सालों से इन्फॉर्मेशन, उसके पास पैटर्न एक सेट है कि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड का उसके पास विचार आते रहे ज़्यादातर, और आज ये निगेटिव आ रहा है, उसको पॉजिटिव निगेटिव नहीं पता, ध्यान रखें ये हम बात कर रहे हैं। उसने मैचिंग किया, जैसे आर्टिफिशियल कंप्यूटर करता है कि जो ये चीज़ पहले से मेरे पास है इससे ये डेटा मैच नहीं कर रहा है, ये तो उल्टा डेटा आ रहा है, तो उसको क्या करता है, वो रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए जो लोग कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं उनको अगर कभी परेशान होते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हावी होती है इस कॉन्शियस माइंड में, लेकिन सब कॉन्शियस में जब उसको परमानेंटली जाना तो उसको फेंक देता है, हटाओ ये तो इन्फॉर्मेशन पहले से मैच ही नहीं कर रही है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए परेशान होते भी हैं लेकिन फिर दे बाउंस बैक टू द कॉन्फिडेंस स्टेट ऑफ माइंड। ठीक यही उल्टा होता है जब हम लो कॉन्फिडेंस में होते हैं। हम जब लो कॉन्फिडेंस में, तो सालों से हमारा दिमाग, सब कॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को देखता रहा, उसी चीज़ को देखता रहा और उसने अपना एक पैटर्न बना लिया। अब उस पैटर्न से अपोजिट, जैसे हम कभी मान लीजिए कहते हैं कि नहीं यार मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कर भी लूँगा, जैसे मान लिया 4 क्वेश्चन कभी मैंने किए और मुझसे हो भी गए, तो 4 क्वेश्चन करने के बाद में कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जब दिमाग को हम बताते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो वो मैच करता है फिर से, यहाँ तो इन्फॉर्मेशन कुछ और है और ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये बड़ी गलत है, तो वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। तो इसलिए अगर हमने छोटे छोटे स्टेप में कॉन्फिडेंस फील करना शुरू किया और यदि इसको रिवाइज ना किया तो क्या होगा, हमारा दिमाग इसको रिपेल कर देगा और हम फिर से परमानेंट उसी लो कॉन्फिडेंस स्टेट में रह जाएंगे। इसलिए बाहर से जब कोई चीज़ें समझाई जाती हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ी देर तक इसका असर रहेगा, और लेकिन यदि आपने दिमाग पे इसको परमानेंट रिवीजन मोड में ना डाला कि और चीज़ों को मेंटली रिवाइज ना करते रहे, देखिए लिख के रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को मेंटली अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाते रहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मेरा उद्देश्य, यानी जितनी पॉजिटिव चीज़ें आप सोच सकते हैं वो सब रिवाइज करते रहिए दिमाग में, यानी पॉजिटिव थॉट का एक लूप चलाते रहिए। तो वो जब पॉजिटिव थॉट का लूप चलता रहेगा तो एक दिन क्या होता है कि फिर जब ये देखता है कि बार बार ये चीज़ आ रही, बार बार ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कोई चीज़ अच्छी होगी, फिर धीरे धीरे वहाँ से निगेटिव चीज़ हटना शुरू हो जाती है। तो जो चीज़ बार बार और ज़्यादा बार दिमाग में पहुँचती है वो परमानेंटली रिप्लेस कर देती है जो पहले से चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अब अगर आप कॉन्फिडेंट व्यक्ति पहले थे और अचानक साल 2 साल आप निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड वाले व्यक्तियों के बीच में रह जाइए,
तो बड़ा कॉन्फिडेंट व्यक्ति भी कई बार डिमोरलाइज हो जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है जो लोग सुसाइड करते हैं जीवन में, आपको एग्जाम्पल पता है। तो ये वही लोग हैं जो निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में इतना पहुंच गए और निगेटिव लूप उनके दिमाग में चलता रहा, तो सब कॉन्शियस माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो डिस्पाइट बीइंग वेरी सक्सेसफुल, डिस्पाइट बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट इन देयर लाइफ, सो फार मीन्स टू द पॉइंट टिल दे वर अलाइव, वो जो निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड थी इतनी बार चल गई कि उसने उसको हटा दिया और निगेटिव स्टेट ऑफ माइंड हावी हो गई। तो ये ज़िंदगी एक सतत प्रक्रिया है, हमारे विचारों की भी एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए हो सकता है ज़िंदगी भर आप अभी तक कॉन्फिडेंट ना रहो, लेकिन यदि आप साल भर 6 महीने रिगरस अपने दिमाग को समझाते हैं पॉजिटिव स्टेट की, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और जब भी 2-4 चीज़ें अच्छी करिए तो अपने आप को शाबाशी दीजिए, और बाकी दुनिया कुछ भी आपको कह रहे हो कि तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर पाए हो, आप अपना प्रयास जारी रखें। देखिए, प्रयास नहीं जारी रखेंगे फिर तो जो बाहरी लोग बोल रहे हैं उन्हीं की बात सही हो जाएगी। आप अपना प्रयास जारी रखिए और अंदर ही अंदर लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं, उनके तरफ बंद कर दो कान। अपने स्टेट मेंटली करते रहे कि आई विल हैव टू डू, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। तो गीता में भी जैसा कहा गया कि यदि रोचते यस्मयी भवेत तत् तस्य सुंदरम, यानी मनुष्य जैसा सोचता है, विचार करता है और कर्म करता है वैसा ही बन जाता है। तो सबसे पहले हमें सोचना है उस विषय में, फिर उस पर लगातार विचार करते रहना है और फिर उस पर कर्म करते रहना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस ज़िंदगी में जो हर जगह पर लागू करता रहेगा वो अल्टीमेटली सफल ही सफल होगा। तो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को दिमाग में चलाते रहना है। संगीत में जब गुरु लोग सिखाते हैं तो वो अपने शिष्यों को बताते हैं, जो शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक, कि 3 स्टेप इसी प्रोसेस को जो गीता में कहा गया उन्होंने उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन बना लिया कि पहले सुनो, फिर गुनो, फिर धुनो। यानी पहले क्या करना है, और ये देखिए ये आपकी पढ़ाई के लिए भी बिल्कुल गूढ़ वाक्य और एक ब्रह्म वाक्य गोल्डन रूल होने जा रहा है। पहले सुनो, फिर गुनो, फिर धुनो। मतलब पहले आप चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिए। सुनने का मतलब, चूँकि संगीत में सुर जो लगते हैं वो सुन के लगते हैं, और हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो नोट्स हो सकते हैं, किताब हो सकती है, जो टीचर बोल रहा है वो। तो पहले हमको सुनने का मतलब क्या है, ध्यानपूर्वक सुनना, केवल कानों से नहीं सुनना। हमारा पूरा अस्तित्व, हमारी पूरी चेतना उस समय केवल उसी चीज़ को सुन रही है जो बोला जा रहा है। यदि हमारा दिमाग इधर उधर गया तो उसको सुनना नहीं कहते हैं, वो तो अनसुना करना है, वो तो कान का काम है, कान सुनता रहेगा। लेकिन हम लोग उसी चीज़ को दिमाग में स्टोर कर पाएंगे जो हमने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है। तो पहले सुनो, सुनो मतलब बिल्कुल ध्यान से, एक एक मेरा डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन, वॉट एवर द माइंड, वॉट एवर द कैपेबिलिटीज आई हैव गॉट, आई हैव टू फोकस एट वन पॉइंट। तो वो हुआ सुनना। फिर गुनो, गुनों का मतलब गुनगुनाना संगीत में, यानी जैसे कोई गुरु ने राग बता दिया, कोई बंदिश बता दी, उसको मन में फिर आप दिन भर गुनगुनाते रहो। जैसे अभी हम लोग हिप हॉप, रैप जो गाने आ जाते हैं मन में गुनगुनाते रहते हैं ना, उसकी जगह पे हमें दिन भर अपने फार्मूले गुनगुनाने, पॉजिटिव बातें गुनगुनानी है, कोई सवाल किया था वो गुनगुनाना है। यानी वी हैव टू मेक अ लूप ऑफ दीज थिंग्स। और ये जो रिवीजन हो रहा है, देखिए एक हमारा कार्ड्स और ये सब जो चल रहे थे, ये जो हमारे दिमाग में लूप बन गए चीज़ों के, किसी भी छोटी चीज़, ये लूप जब बन जाते हैं तो ये परमानेंट स्टेज की तरफ ऑटोमेटिक भाग जाते हैं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों का भी लूप बना लेना है, जो हम पढ़े हुए चीज़ें हैं उनके भी एक मेंटल इमेज बना के लूप बना लीजिए। सोते जागते उठते बैठते सब कुछ यहीं पर डाल लीजिए। तो जो बेकार की चीज़ें रिवाइज करते हैं, ये गाने वो गाने, इन सब को हटा दें। उस दोस्त ने ये कहा, उसने ये कहा, सब हटा दें। पॉजिटिव चीज़ें केवल यहाँ ले जाएं, उसको रिवाइंड करते रहिए। इसको कहते हैं गुनना, यानी बार बार अंदर गुनगुनाना, अंदर, मुंह से नहीं। मेंटल चल रहा है, दिन भर सोच अपना चल रहा है कि यार इस बार आईटी में अच्छी रैंक लानी है, मुझे पढ़ना है, मुझे ये काम करना है, ये वाला फॉर्मूला क्या बताया था, ये सब अंदर चल रहा है, यानी सेल्फ टॉकिंग अंदर की तरफ। तो दैट इज़ कॉल्ड गुनगुनाना। तो पहले सुनना, फिर गुनना, फिर धुनना। धुनना का मतलब संगीत में होता है धुन बजाना। धुन बजाना यानी फिर आप परफॉर्मेंस के लिए रेडी हैं। तो पहले ध्यान से सीखा, फिर उसको ध्यान से प्रैक्टिस किया, अपनी लैंग्वेज में मैं ट्रांसफ़र करूँ, और फिर हमारी परफॉर्मेंस के लिए वी आर रेडी। तो जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ एन आउटकम। मतलब आप ये समझें कि ये अगर आपने पहले 2 स्टेप सही से किए, सीखना और उसका प्रयास करना, प्रैक्टिस करना, अभ्यास, तो परफॉर्मेंस इज एन आउटकम, इट इज बाउंड टू हैपन, यू कैन नॉट ब्रिंग इट, एंड दैट इज व्हाट श्री कृष्णा इज सेइंग इन गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
यानी कर्म हमारे हाथ में है। कर्म यदि हम सही करेंगे तो फल ऑटोमेटिक सही आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही इसको दो पार्टों में देखिए, संगीत गुण बांट दिया। तो सारी जगहों पर बात जितने भी ऋषि मुनियों ने कही है वो सब एक ही कही है, उसी को हमें समझ लेना है। तो पहले सुनो गुनो फिर दोनों, पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो और फिर यू आर रेडी फॉर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज एन आउटकम, ध्यान रखें। यू कैन नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर परफॉर्मेंस, यू कैन complete the first two steps, or and if you have completed the first two steps very honestly, the third step is bound to happen. It's flowering, कि यदि आपने पेड़ पौधे का बीज अच्छा डाला है, उसकी देख रेख अच्छी की है, तो फल अच्छा आएगा, फूल अच्छा आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फूल उगा लें, फूल नहीं उगाए जा सकते हैं, पेड़ की तैयारी की जा सकती है। तो वही हमें फर्स्ट टू स्टेप अच्छे करने हैं और उसके लिए दिमाग में मेंटल प्रोसेस चलाते रहना है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, चूँकि ये विषय इतना गूढ़ है, इस पर चर्चा बहुत देर तक की जा सकती है। कई सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए गए ऐसे कि जिनमें कई टीमों को, बास्केटबॉल जैसी टीमों को, NBA जैसी जो टीमें, उन पर प्रयोग किए गए कि एक टीम को दो ग्रुप में बांट दिया गया, मान लीजिए 2 सेट ऑफ टीम में, और एक सेट को बोला गया कि आप जाइए दिन रात जैसे प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कोर्ट में जाइए, जैसे प्रैक्टिस होती है, जो जो कोच बता रहा है वो करिए। दूसरे को कहा गया कि कोच आपको इस ग्राउंड में लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देगा, और जो इंस्ट्रक्शन वो दे रहा है, जैसे उसने कहा कि मुझे इतनी देर दौड़ना है, फिर इस चीज़ को ऐसे करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में करिए। यू डोंट हैव टू डू द रिगरस प्रैक्टिस। दोनों टीमों को जब इनके परिणाम वापस आए, यानी जब उनको देखा गया, तो ये पाया गया कि जिन्होंने एक्चुअल प्रैक्टिस की थी और जिन्होंने मेंटल प्रैक्टिस की थी, उनके परिणाम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। इसका मतलब हमारा दिमाग, हम कोई चीज़ रियल में कर रहे हैं या केवल सोच के कर रहे हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। आप इसके छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपके सामने अचानक से एक कटा हुआ नींबू लाया जाए, खट्टा सा एकदम, तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, उस नींबू और उस खट्टेपन के प्रति हमारे मन में एक रिएक्शन है। अब जरा सोचिए, यदि आप आंखें बंद कर ले और केवल उस खट्टे नींबू के विषय में सोचिए, नींबू है नहीं, और एकदम से करिए, मन में खट्टापन आ जाता है, पानी आ जाता है, लार आ जाती है। यानी हमारा दिमाग केवल मेंटल इमेज जो उसमें बनी है, वो आपने डायरेक्ट आंखों से देख के बनाई है या दिमाग में सोच के बनाई है, उसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजिकल ब्रांच डेवलप है और उस पर काफ़ी अध्ययन किए गए हैं। तो उन अध्ययनों, उन एक्सपेरिमेंट्स में मैं बहुत नहीं जा रहा हूँ, उनके पूरा अलग है, और वो मैंने अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चूँकि पढ़ी हैं, उनके आधार पर मैं कोई भी बात आपको मनगढ़ंत नहीं बताऊँगा। जो मैंने जीवन में खुद एक्सपीरियंस की है, और या फिर बहुत सारे साइंटिफिक डेटा या योगी और ऋषि मुनियों से आई है, उसी बात को मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे मेंटल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेंटल हमारा स्टेटस है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि आप हकीकत में ऐसे हो कि नहीं हो। यदि आप लगातार विचार भी चलाते रहे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, इसको हम लोग अगर इतना घनीभूत कर लें तो मान लीजिए कि आपका दिमाग उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है और सारी पावर फिर मिलनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से चाहते हैं करना, तो दिमाग में उसका एक पॉजिटिव माइंड का लूप, तो वो सेल्फ स्टीम ऐसे आप डेवलप कर सकते हैं। यानी मेंटल थिंकिंग का जो लूप है उसको आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा रखिए, और आप पाएंगे कि आपका सेल्फ स्टीम धीरे धीरे, और ये आप डेली करिए, क्योंकि ये इसके लिए अलग समय नहीं चाहिए ना, ये तो दिमाग में लूप बन गया और ये चलता जा रहा है। गाने गुनगुनाना बंद करिए, व्हाट्सएप की चैटिंग गुनगुनाना बंद करिए, इधर उधर की फालतू बातें गुनगुनाना बंद करिए, कोई आपको अच्छा कहता है ये गुनगुनाना बंद करिए, कोई बुरा कहता है ये गुनगुनाना बंद करिए। मुझे अच्छा बनना है, मुझे बहुत अच्छा करना है और मैं ये करके रहूँगा, पॉजिटिव बातें हैं, जो चीज़ें सीख रहे हैं, फॉर्मूले, ये सब गुनगुनाइए और चैन की बंसी बजाइए। देखिए, तो आपका धीरे धीरे जब ये हैबिट हो जाएगी तो आपका जो फिजिकल लेबर है वो कम हो जाएगा, मेंटल लेबर बढ़ जाएगा, फिर आपको 24 घंटे में से बहुत सारा समय खाली मिल जाएगा। तो आप अपने लिए रिलैक्स के लिए समय निकाल सकते हैं, अपनी हॉबी के लिए समय निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, पैरेलल एक सिस्टम बनाना है कि जो दिमाग कैसे काम करे और उसको अच्छे से करते चले जाना है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डेवलप अ गुड सेल्फ स्टीम। दूसरी चीज़ जो है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, गुड हेल्थ मैंने लिखा है, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों से सुना है कि भूखे भजन ना होए गोपाला, ऐसा भी सुना है। यानी पेट खाली है तो फिर हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता। ऐसे ही अगर हमारा ये जो शरीर है, देखिए इस यंत्र को लेके चलने वाला कौन है? इस यंत्र को लेके चलने वाला तो हमारा ये शरीर ही है।
ये शरीर ही अगर हमारा सही ना हुआ तो ये तो ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगा। और ये शरीर इतनी जटिल मशीन है, इतनी जटिल मशीन है कि आज तक जितनी भी मशीनें बनाई गई उन सबको यदि जोड़ भी लिया जाए तो इतनी कोई भी जटिल मशीन आज तक सारे वैज्ञानिक पृथ्वी पर नहीं बना पाए हैं जितनी हर एक मनुष्य को ये मिली हुई है। भाई है कोई ऐसी मशीन जो एक बूंद खून का निर्माण कर दे, एक बूंद रक्त का निर्माण कर दे? नहीं है ना। जबकि हमें ब्लड का पूरा कंपोजिशन पता है, ये सारी चीज़ें पता है, ये सब पता है, लेकिन उनको मिक्स कर दें तो क्या ब्लड बन जाता है? नहीं बनता है। आज भी हमें दूसरे व्यक्ति को यदि ब्लड देना है तो दूसरे मनुष्य की ही ज़रूरत पड़ती है। इवन हम जानवर के ब्लड को मनुष्य के ब्लड में नहीं बदल सकते हैं, कोई भी मशीन। यानी और जबकि सब पता है उसके विषय में, इसका मतलब देयर इज सम हायर साइंस ऑफ नेचर जिसके विषय में अभी हमें नहीं पता है। और उसी के अंतर्गत हमको इतना प्यारा ये शरीर मिला, इतनी जटिल प्रक्रिया वाला, जो सारी चीज़ों का खुद ध्यान रखना है, कब समय पे सांस लेनी है। आप देखिए रोटी खा लेते हो वो ब्लड बन जाता है, प्रोटीन अलग निकल जाता है, विटामिन निकल जाता है। आप आइसक्रीम भी खा लेते हो उसमें से भी तत्व निकल जाते हैं। आप कुछ भी खाते हो बिना सोचे और शरीर सारी चीज़ों को अलग कर लेता है। ऐसी कोई आज तक प्रयोगशाला लेबोरेटरी नहीं बनी है जो इस तरीके का काम कर सके। लेकिन चूंकि हमें ये फ्री में मिला है तो हम इसकी कद्र नहीं करते। हम अगर 10 रुपये का कोई खिलौना भी लेके आते हैं तो उसकी बड़ी हिफाजत करते हैं, टूट जाए तो दूसरे पे गुस्साते हैं। लेकिन ये जो शरीर हमको मिला है मुफ्त में, ध्यान से देखें, इतनी जटिल शरीर, इतनी विराट संभावना वाला, और उसकी हम पूजा नहीं करते। तो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान रखें, इस शरीर की कद्र करना है। क्योंकि जब तक आप जीवित रहोगे तब तक ये शरीर ही है आपको जो हर चीज़ में लेके जाएगा। आप अच्छा काम करना चाहो, बुरा काम करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, इस शरीर से ही करोगे। आप पानी पीना चाहो तो भी ये शरीर स्वस्थ चाहिए। अगर हम बीमार हो जाएं तो ये शरीर काम में नहीं आता है, या इतना तकलीफ होती है कि तब शरीर की उपयोगिता समझ में आती है। तो शरीर हमारे लिए परमात्मा, पहला परमात्मा हमारे लिए शरीर है। क्योंकि इसी के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं। एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर्स। और ये इतना प्रेसियस है, इतना प्रेसियस है कि दुनिया में कोई भी दूसरी चीज़ इससे ज़्यादा प्रेसियस नहीं है। जब तक ये मन में आप प्रगाढ़ नहीं करेंगे कि ये जो यंत्र मिला है इसकी हमें बड़ी सुरक्षा करनी है। आप देख रहे हैं कि इस समय कोरोना की वजह से पूरे विश्व भर में समस्याएं फैली हुई हैं। और बात अब निकल के केवल क्या आ रही कि जिनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वही केवल इससे लड़ पाएंगे। यानी इस यंत्र में ही क्षमता होगी तभी हम बच पाएंगे। तो वो क्षमता कैसे आती? जब हम नेचुरली जिंदा रहते हैं। तो शरीर की पूरी जो विज्ञान है ये पूरी एक अलग थ्योरी है, और साइंटिफिक वाला नहीं, साइंटिफिक भी है। यानी जो आध्यात्मिक अर्थों से इस शरीर में, चूँकि बहुत सारी चीज़ें देखिए विज्ञान को नहीं पता है, उन सब पर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बोली गई हैं। तो हम उसने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हमें सिर्फ अगर इतना समझ में आ जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो आप पढ़ना चाहते हो तो यही चाहिए, आप खेलना चाहते हो तो शरीर चाहिए, आप पिज्ज़ा खाना चाहते हो तो ये शरीर चाहिए, आप घूमने जाना चाहते हो तो ये शरीर चाहिए। यानी शरीर के बिना कुछ नहीं होना। और हम याद करें कि आप इस शरीर का कितना ध्यान रखते हो, नहीं रखते हैं, इसलिए हम बीमार होते हैं। तो इसलिए जब मैं कह रहा हूँ गुड हेल्थ, तो इट इज़ नॉट ओनली द हेल्थ दैट वी परसीव इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस और इन अवर सोशल पर्सपेक्टिव। तो सामाजिक परिभाषाओं के अंतर्गत जो हमारा स्वास्थ्य आता, मैं उस स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ। संपूर्ण स्वास्थ्य को अगर मैं संधि विच्छेद करना चाहूँ तो स्वधन स्थ, जो अपने में स्थित हो गया। यानी अगर हम अपने आप में आ जाएं, जो इधर उधर हमारी चेतना भागती रहती है, मन भागता रहता है, उन सब को समेट करके यदि मैं अपने अंदर ले आऊँ तो स्वस्थ हो जाएंगे। और जो स्वस्थ हो जाएगा, गुड हेल्थ, तो मैं उस हेल्थ की बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप साधारण हेल्थ को भी अच्छा समझते हो तो उस पर्सपेक्टिव में भी ये बातें उतनी ही महत्वपूर्ण है कि यदि आपका सर दर्द कर रहा है तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो हमें पहले सर दर्द की चिंता करनी पड़ती है। तो हमें इसी तरीके से पूरे स्वास्थ्य की चिंता करनी। इस विषय में बहुत देर तक बोला जा सकता है, बहुत सारी बातें की जा सकती। छोटी छोटी बातें हम लोग करें जिससे इसकी उपयोगिता समझ में आ सके। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की उपयोगिता नहीं समझ में आती तब तक हम उस चीज़ के विषय में ना तो प्रयास करते हैं, ना उस चीज़ को कभी ध्यान से सुनते हैं। जैसे अभी कोई आवे और बता दे कि एक किताब मैंने निकाली ऐसी जिसको तुम पढ़ लो तो IIT में टॉप रैंक आ जाएगी, अब हम उसकी बात ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे।
तो जब हमें किसी चीज़ की उपयोगिता समझ में आती है, जैसे आपको अपने जीवन में पढ़ाई की उपयोगिता आप समझ में आ गई, तो आप अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर किसी को बताना नहीं पड़ता है। वैसे ही हमें उपयोगिता समझ में आ सके, इसलिए इतनी सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। तो अब अगर मोटे तौर पर, वैसे हेल्थ को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो उतना हमें अभी डोमेन में नहीं जाना है। हम छोटा सा अगर केवल ये समझ लें कि वी कैन डिवाइड गुड हेल्थ इनटू 2 सेगमेंट्स, वन इज़ फिजिकल हेल्थ यानी शरीर की हेल्थ, एंड अनदर इज़ मेंटल हेल्थ। तो अगर हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर ले गए तो स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ दिमाग, हम हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएंगे। न केवल आने वाली परीक्षाओं के विषय, बल्कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां आगे आने वाली हैं उन सब के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएंगे, और हमारी आदत बन जाएगी अच्छी चीज़ों की, तो वो ज़िंदगी भर देखिए चलती रहेंगी। तो फिजिकल हेल्थ को मैंने देखिए डिवाइड किया है कि कैसे कैसे हम फिजिकल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो वन इज़ हेल्दी फूड। चूँकि हमारा शरीर जो बना, हेल्दी फूड का मतलब आप समझते हैं, तो हेल्दी फूड का मतलब जो हमारे शरीर को चीज़ें नुकसान करती हैं वो चीज़ें ना खाएं। तो इस पर चूँकि बहुत सारा लिटरेचर मौजूद है और दुनिया भर में चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। हेल्दी फूड खाइए, लेकिन फूड विषय पे अगर कभी मुझे मौका मिला और जब कभी सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो मैं फूड को भी केवल वो फूड नहीं कह रहा हूँ जो हम लोग खाते हैं। फूड मतलब अभी मोटे तौर पे इतना समझ लें कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो सब अंदर ले जाते हैं वो सब फूड है। तो कभी ये मौका अगर मिलेगा तो ये जैसे नहीं होता है कि अपन पहले एक रेगुलर स्टडी कर ले फिर अलग अलग एक्सपर्टाइज करते हैं, तो वैसे ही जब कभी मौका मिलेगा और किसी को ज़रूरत होगी तो फूड पर अलग से मैं चर्चा कर सकता हूँ कि फ़ूड का मतलब क्या है। फिलहाल तो आप हेल्दी फूड जो समझते हैं, जो सब जगह लोग बता रहे हैं, हेल्दी फूड लीजिए जिससे हम बीमारी ना हो। एक्सरसाइज और योगा डेली करें। देखिए मैंने बताया ज़िंदगी में डेली करने का महत्व है, कम ज़्यादा करने का महत्व नहीं। आप 5 मिनट योगा करिए, 5 मिनट पर डेली करिए, कंसिस्टेंटली करिए। आप एक टाइम स्लॉट फिक्स करिए कि मुझे सुबह 5:30 बजे करना है, तो फिर 5:30 बजे करना है, भले 5 मिनट करना है। कंसिस्टेंटली आप एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। और इस चार्ट को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बोलता जाऊँगा आप भूलते जाओगे, तो इसलिए मैंने ये चार्ट बना दिया, ये पूरा लिख दिया, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन, और फिर बाद में बातें आती रहें। नाउ आई कम टू द गुड स्लीप। अच्छी नींद से क्या मतलब है और अच्छी नींद हमें कैसे क्या फ़ायदा दिलाती है। तो नींद का एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा शरीर काम करते 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 थक जाता है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो उस एनर्जी को रिगेन करने के लिए शरीर हमारा अच्छी नींद लेता है। और अच्छी नींद का ही संबंध मैंने आपको बताया था मेडिटेशन से भी है। तो मेडिटेशन भी वही काम कर रहा है जो मेरा नींद कर रही है, लेकिन मेडिटेशन और भी काम दूसरे ज़्यादा करता है। अब ये आता है कि हम कितने घंटे सोएं, पहली चीज़ जो हमारे आती है। तो एक तो हम जनरल जो बातें दुनिया भर में सुनते हैं कि आदमी को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। तो ये जो बातें कही जा रही हैं ये औसत बातें हैं। औसत का मतलब दुनिया भर के लोगों के डेटा इकट्ठा किए गए कि किस तरीके से ठीक है और उस ढंग से ये बातें कही जाती हैं। लेकिन आप कभी सफल लोगों की ज़िंदगी पढ़ें, सफल का मतलब जो सांसारिक अर्थों में जिन्होंने कुछ किया है, जो भी लोग हैं, आप उनके विषय में ज़रा पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कभी वो 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा सोए नहीं अपने पीक। अब वो सफल हो गए तो अब अच्छा सोते हैं, आराम से करते हैं, लेकिन जब उनको मेहनत करने का समय था, यानी जब उन्हें सफलता पानी थी, तो वो कभी 4 घंटे 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोए। इसका मतलब जो औसत लोगों के लिए डॉक्टरों से बात कही जा रही है, अखबार में जो बात कही जा रही है, उस पर ध्यान देना पहले तो कर दे बंद। हर व्यक्ति के लिए सोने का समय, सोने का टाइम बिल्कुल अलग होता है, लेकिन औसतन विद्यार्थी या जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं भी मानता हूँ कि 6 घंटे की नींद आवश्यक है, लेकिन 6 घंटे वो कौन से होने चाहिए ये ज़रूरी है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखें तो छोटे बच्चे 18-18 घंटे सोते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है 18 घंटे के लिए। हमें एज ए विद्यार्थी 6 घंटे की नींद बहुत सफिशिएंट है, 5 से 6 घंटा आप ऐसे समझ लें। तो 5 से 6 घंटा हमें सोना है। अब कब सोना है, कब पढ़ना चाहिए, कुछ बच्चे चूँकि पूछे सर हम देर रात तक पढ़ें या सुबह जल्दी उठ करके पढ़ें, तो इस पर फिर वापस मैं आता हूँ कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम नींद क्यों ले रहे हैं। हम नींद ले रहे हैं दिमाग को आराम देने के लिए और पढ़ रहे हैं अच्छे दिमाग से काम लेने के लिए। तो जब हमारा दिमाग एक्टिव स्टेटमेंट में हो, एक्टिव स्टेज ऑफ वर्किंग में हो,
उस समय पढ़ना ज़्यादा अच्छा है कि जब वो थक गया हो। जैसे आप समझेंगे, मान लीजिए आप किसी घोड़े पे सवारी कर रहे हैं मान लीजिए, और घोड़ा जिस समय बिल्कुल चैतन्य, खाना खाया पिया हुआ है और एकदम फुर्तीला है, उस समय उस पर सवारी करना ठीक है, दौड़ाना ठीक है। या जब वो थक चुका है, बिल्कुल आँख से गिरा जा रहा है, लेकिन चाबुक पड़ रही है कटाकट, तो बेचारा किसी तरीके से दौड़ रहा है, उस समय दौड़ाना ठीक है। उत्तर साफ है कि जब वो एनर्जी वाला हो। ऐसे ही हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा दिमाग उसी घोड़े की तरह किस समय एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में, यानी जरा सा इशारा करें और चल दे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चीज़ें तो दिमाग में ही पहुंचानी है। तो रात में जब हम देर रात में पढ़ते हैं तो ज़रा दिमाग को पैटर्न देखिए। जब हम सुबह उठे हैं तो एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के साथ उठे हैं, तो हमारा दिमाग थोड़ा फ्रेश है। तो उस समय अगर मैं पढ़ूंगा कोई चीज़ तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में जाएगी, परमानेंटली जाएगी। जब आप दिन भर का काम करने के बाद में रात में पढ़ने बैठते हो, देर रात में, खाना भी खा लिया है, नींद भी आए, थका हुआ भी दिमाग है, मतलब सब कॉन्शियस माइंड भी थक चुका है, कॉन्शियस माइंड भी थक चुका है, और हम उसको प्रेस किए जा रहे हैं, भाई जैसे घोड़े को नहीं चाबुक मारे जा रहे हैं, चाबुक मारे जा रहे हैं, तो बेचारा दौड़ तो रहा है। तो जब आप किसी चीज़ को देर रात में, स्पेशली यानी जब हम रात में 10 बजे के बाद पढ़ने बैठते हैं, 10-11 आप नॉर्मल, उसके बाद दिमाग हमारा क्या होता है, ऑलरेडी इतना ड्रेन हो चुका है कि उसका पीक निकल चुका होता है और वो नीचे बस किसी तरीके से चल रहा है। तो हमारी आंखों से तो चीज़ें गुजर रही हैं, हम कर भी रहे हैं, लेकिन जहाँ अल्टीमेटली मुझे पहुँचाना था दिमाग में, वहाँ पर तक तो चीज़ें पहुँच ही नहीं रही। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो इसका मतलब हमारा पढ़ना बेकार हो गया, जबकि हमने एफर्ट ज़्यादा किया। घोड़ा मर भी सकता है, देखिए चाबुक चलाते चलाते। तो वही कई बार होता है कि अपन पढ़ रहे झपक गई नींद, थोड़ी देर फिर उठे, और ऐसे में अगर आप कभी ध्यान से देखें, कभी झपकी लगी होगी तो कब आधा घंटा 1 घंटा बीत जाते हैं पता भी नहीं लगता है, और ऐसा रात में अक्सर होता है। तो मेरी सलाह ये है, जो वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है, कि हम दिमाग से काम तब लें जब वो एक्टिव स्टेज में, ना कि जब वो थक चुका है। तो इसलिए रात में जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो दिमाग सबसे ज़्यादा उस समय घटिया स्टेट ऑफ माइंड में है, और हम उस समय उस पर लोड डाल रहे हैं। तो अपनी आदत को बदलें, बहुत देर रात तक मत पढ़ें, हद से हद 11 बजे, 10:30 बजे बंद कर दीजिए, चूँकि आधा घंटा अपने को रिवीजन और कल का प्रोग्राम बनाने के लिए चाहिए होता है। सो जाइए 11 बजे, आप 5 घंटे सो लीजिए रात में, और 1 घंटा दिन के लिए, यानी 6 घंटा खूब सोइए, आप आराम से सोइए। आप चाहें तो 4 घंटा और 2 घंटे में बांट सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 4.5 से 5 घंटे रात में सोएं और 1 से 1.5 घंटा दोपहर में, और फिर उठ जाइए सुबह। अगर आप 11 बजे भी सो गए और आप 5 घंटे बाद भी जगे तो सुबह 4 बजे जग गए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है। तो जो 3 बजे उठ करके साधना करते रहे लोग, उनको परमात्मा मिल गए। हमें तो थोड़ी सी पढ़ाई केवल चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, सुबह क्या क्या फ़ायदे। रात में आप थके, दिमाग थका, पूरा शरीर थका, तो उस समय आप कतई मत पढ़ें। सुबह उठे, सारी दुनिया सो रही है, एक तो वो शांति है, वातावरण ठंडा हो चुका है, फ्रेश एयर आ रही है, आप थोड़ा टहल लीजिए, मुंह धुल लीजिए, दिमाग भी रिलैक्स है, यानी फ़ायदे ही फ़ायदे। तो अब आप ज़रा सा एक भी काम करोगे तो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसलिए अगर मुझसे रात और सुबह का पूछेंगे तो हमेशा सुबह उठ करके लॉन्ग टर्म में पढ़ाई करना फ़ायदेमंद है। अब वो अलग बात है कि कल मान लीजिए कोई ऐसी परीक्षा जिसमें याद करने वाली ज़्यादा चीज़ें पूछनी, जैसे आपकी बोर्ड परीक्षाएँ, अब उसमें मान लीजिए आपको रात में देर तक पढ़ना, वो कोई बात नहीं, आपने आज डेटा इकट्ठा कर लिया 1-2 दिन, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब हम सीखने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो नियम बना लें, और उसका कारण यही, कारण सब मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब आपको खुद देखना है कि आपको थके हुए दिमाग से काम लेना है कि स्वस्थ दिमाग से काम लेना है। तो आइडिया क्लियर है। कोशिश करिए कि रात में 4.5 से 5 घंटे सो लीजिए, और कोशिश ये करिए कि 4 से 5 तक, मतलब लेट से लेट 5 तक आप उठ ही जाएँ। लेकिन 5 बजे उठने पर भी देखिए आप लेट ही उठ रहे हैं, तब आप पूरे 6 घंटे की नींद रात में ही पूरी कर लें। मतलब 11 बजे के बाद आप पढ़ने की कोशिश ना करें। दिमाग मतलब उस समय बिल्कुल बेकार हो चुका है। उस समय आप कल का बस टाइम टेबल बना लें, ये बना लें, वो सारी चीज़ें चलेंगी, ये काम मत करें। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सुबह पढ़ें या शाम पढ़ें, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल गया कि क्यों सुबह पढ़ना स्वास्थ्यवर्धक भी है, श्रेष्ठ भी है, क्योंकि हमें सब चीज़ें पहुंचानी दिमाग में। एक बार देखिए अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बात बड़ी जल्दी समझ में आ जाती है कि हमें सब कुछ काम यहीं से लेना है, ये अपने को पता है। तो ये कब एक्टिव स्टेट ऑफ माइंड में, वातावरण भी शुद्ध है, तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा गया है। और जब गर्मी चल रही है, सर्दियों में तो मान लो अलग चीज़, जब गर्मी चल रही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि सुबह उठ जाइए, 15-20 मिनट घर पे वहीं चक्कर लगा लीजिए, और फ्रेश एयर में छत पे चले जाइए और नहा लीजिए।
इस समय गर्मी में तो आप 2-3 बार नहा सकते हो, तो आप गर्मियों में हैं तो आप नहा लीजिए, फिर पढ़ने बैठिए, फिर उसका फ़ायदा देखिए। तो ये और सब मतलब सेकेंडरी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास है देखिए मेंटल हेल्थ। तो चूँकि हमें इसको भी तो स्वस्थ रखना ज़रूरी है ना, तो शरीर स्वस्थ तो दिमाग अच्छा काम करेगा। अब दिमाग अच्छा कैसे और काम कर सकता है, उसकी हेल्थ के विषय में कैसे काम कर सकते हैं, तो चीज़ें चूँकि हम बहुत बार करते रहे हैं, बस उनको देखने की ज़रूरत है कि कंसंट्रेशन, ये मैंने बताया, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, अल्फ़ा ब्रीदिंग मेंटल हेल्थ के लिए, मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए, और हॉबी वर्क का मतलब जैसे कभी दिन में थोड़ी देर के लिए अपन रिलैक्स हो गए, और जो आपकी हॉबी है, ऐसी हॉबी जो बहुत ज़्यादा समय नहीं खाती। एक होती हॉबी जो डिपेंडेंट ऑन अदर्स होती है, जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, बैडमिंटन का शौक़ है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर। तो ऐसी हॉबी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि इसमें दूसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। कुछ ऐसी हॉबी जो आपको अकेले में आनंद, जैसे मान लीजिए आपको डांस करना पसंद है, आप थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए अपना पसंदीदा गाना लगा लीजिए, वो चाहे जैसा हो, फिर हो वो हिप हॉप हो, रॉक हो, क्लासिकल हो, जैसा पसंद हो, कमरा बंद कर लीजिए, 5 मिनट आप झूम लीजिए, नाच लीजिए। आपको मान लीजिए कोई टीवी प्रोग्राम देखना पसंद है, आप वो कर लीजिए। गाना सुनना पसंद है, गाना सुन लीजिए। आपको आर्ट करना पसंद है, आर्ट, यानी ऐसी चीज़ जिसमें जब आप करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। उस हॉबी, किसी को रीडिंग पसंद हो सकती है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना पसंद है, आप पढ़िए। किसी को खाना पकाना पसंद हो सकता है, शायद ही किसी को हो फिलहाल। यानी जो आपका हॉबी वर्क है, जो खुद से हो सकता है, यानी जिसमें मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, उसको करिए दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और ये आपके दिमाग को पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लाता है। तो ये करें। और मेडिटेशन के विषय में बहुत बातें कर चुके हैं, फिर भी एक छोटी सी टेक्निक मैंने जैसे आपको बताई थी, उसको फॉलो करते रहिए। मेडिटेशन करने में आप नहा धो करके बैठ जाइए, थक गए हो तो लेट जाइए, नहाना धोना ज़रूरी नहीं है। नहाने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। पहले ये स्वास्थ्य जरूरी, फिर ये, फिर आप लेट जाइए। अपनी सांसों को आते जाते देखते रहिए, केवल इतना काम करते रहिए, हो गया मेडिटेशन। यानी जब हम देख रहे हैं अपने शरीर को, तो और कोई विचार ना आवे, विचार आएंगे हम उनके साथ जुड़े नहीं। सांस आ रही, फील करिए कि सांस अंदर गई, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर इतना काम यदि आप कर लेंगे तो ये हो गया मेडिटेशन। लेकिन ये इतना काम आसान नहीं जितना मैं बता रहा हूँ, ये बहुत एफर्ट्स के बाद में आता है। आप जैसे चाय पी रहे हैं, तो जनरली हम लोग क्या होता है, चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो हमारी बातें करने की आदत है, टीवी देखने की आदत है। इन आदतों में सुधार लाइए। जब आपको टीवी देखना है तब आप बैठ के केवल टीवी देखिए, खाना खाते समय टीवी मत देखिए, खाना खाते समय बातें मत करिए। ध्यान का मैं बता रहा हूँ, उसमें ध्यान कैसे काम में आएगा, मेडिटेशन। जैसे आप चाय पी रहे हैं, आपने पिया, फील इट्स टेस्ट टू एवरी पार्ट ऑफ योर टंग, अपने जीभ में इसका स्वाद फैलने दीजिए। फिर ये गले से नीचे जा रहा है, उसको फील करिए। हम क्या करते हैं, हाँ भाई साहब नमकीन भी खा रहे हैं, बिस्किट भी खा रहे हैं और ये बस गया, हम रोबोटिक वर्क कर रहे हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है कि जब हम जो काम कर रहे हैं, जो भी, वो हम होश पूर्वक कर रहे हैं, बेहोशी में नहीं कर रहे हैं, यानी सचेत होकर के हमारी सारी चेतना वहीं लगी है। तो जब आप चाय पी रहे हैं तो आप चाय पीजिए। चाइना में और जापान में इसको जेन मेथड ऑफ टी कहते हैं, जेन मेडिटेशन। और ये हिंदुस्तान से वहाँ गया है, क्योंकि मेडिटेशन, अभी मैं उस विषय में नहीं हूँ आध्यात्मिक में, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ ये कि मैं डेली लाइफ से आपसे को मेडिटेशन से कैसे जोड़ सकता हूँ। खाना खा रहे हैं, आप खाने का एक कौर उठाया, जब आप देखिए खाना कितने अच्छे से बनाया जाता है, उसका एक एक जब ले जाते हैं, फील इट्स एरोमा, उसकी खुशबू फील करो, हाँ बड़ा अच्छा खुशबू आई। फिर उसके बाद जीभ में गया, चबाइए, उसको फील करिए, पानी पीजिए। इस आनंद भाव से आप खाना खाइए और फिर खाने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। इन विषयों पे जब मैं गुड हेल्थ पे, गुड फूड पे जब कोई बात करूँगा तो मेडिटेशन, लेकिन डेली लाइफ में मेडिटेशन कैसे जुड़ सकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई करते हुए जाइए, सिर्फ उसी को देखिए। आप मूवी देख रहे हैं, मूवी का आनंद उठाइए, फिर कुछ मत सोचिए थोड़ी देर के लिए। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट यू आर डूइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट एवर यू आर डूइंग, योर इन्वॉल्वमेंट टू दैट वेरी थिंग, उसी चीज़ पे फोकस हो जाइए। फोकस का मतलब मज़ा ले रहे हैं, एक कॉन्सेंट्रेशन था, मैं उस कॉन्सेंट्रेशन बात नहीं कर रहा हूँ, रिलैक्स मोड में खाने का आनंद लीजिए। आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते करते 25 विचार चल रहे हैं ना, ब्रश करने का ही आप फील करिए कि ये इधर गया, इधर सफाई कर रहा है, ये कर रहा है, हो गया मेडिटेशन। तो छोटी छोटी घटनाओं के प्रति जाग करके खाने होश से, केवल आप 2-3 चीज़ें सीख लीजिए कि मैं ब्रश होश से करूँगा, चाय होश से पीऊँगा, खाना होश से पीऊँगा, तो खाना खाते समय ऑटोमेटिक बातें हट जाएंगी।
बातें करने के और क्या नुकसान है वो मैं बाद में कभी बातें करेंगे। तो इस तरीके से हम मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ अच्छी, हाई सेल्फ इस्टीम अच्छी, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए ताकि आप कभी भूल जाएं तो उनको कर सकें। तो ये हो गया मेरा कैसे हम कॉन्फिडेंस इन सेल्फ को बढ़ा सकते हैं। बाकी तो इतना विराट विषय है कि इस पर आप चाहे जब तक बोलते रहिए। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर सो दैट व्हेन यू फॉल बैक और स्लिप फ्रॉम लो हाई कॉन्फिडेंस टू लो कॉन्फिडेंस स्टेट, यू कैन रिजिलिएंट बैक, यू कैन बाउंस बैक बाय रिमाइंडिंग दीज थिंग्स व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर मिसिंग, या कुछ जो गलत कर रहे हैं उन चीज़ों को आप सही कर सकते हैं। फिर मैं जब सेल्फ स्टडी वाला नेक्स्ट लेक्चर तैयार करूंगा तो आपके नोट्स कैसे लेते हैं और कैसे प्रिपरेशन करते हैं वो पार्ट उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा।